सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं? इसी तरह बच्चों घर में ही रहना है, कहीं भी बाहर नहीं जाना है। घर में रहकर पढ़ाई अपनी करनी है, खेलकूद करना है, जो भी कार्य हो घर में ही रहना है। मैं मंजरी वर्मा, आपकी हिंदी की शिक्षिका, आरपीएस पब्लिक स्कूल के तरफ से ऑनलाइन क्लास के लिए आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए बच्चों, हम चलते हैं अपनी पढ़ाई की ओर। आप लोग अपनी पढ़ाई ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जारी रखें। स्कूल की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि आप लोगों की पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं हो और आप लोग घर बैठकर ही अपनी पढ़ाई को बिल्कुल उसी तरह कीजिए जिस तरह से हम लोग स्कूल में करते हैं। जो भी यहाँ से कार्य दिया जाता है, जो भी प्रश्न उत्तर लिखाए जाते हैं, आप लोग अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में उसको बिल्कुल अच्छे से सुंदर अक्षरों में उसको कीजिए। तो चलिए आज हम अपनी पढ़ाई की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 घमंडी कौआ। पिछली कक्षा में मैंने क्या करवाया था? अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद मैंने 2 टॉपिक पे लिखवा दिया था। उसके बाद रोली की पुस्तिका की एक कविता करवाई थी आप लोगों को, जिसमें प्रश्न उत्तर नहीं थे, लेकिन उसमें से प्रश्न उत्तर बन सकते हैं। आप लोगों को वो कविता पढ़नी है। आइए आज हम पाठ 4 पढ़ते हैं, घमंडी कौआ। यहाँ एक कहानी भी है, पृष्ठ संख्या 34 में, सिंड्रेला। इसको हम लोग इस पाठ 4 के बाद पढ़ेंगे। पहले पाठ 4 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद सिंड्रेला कहानी पढ़ेंगे। उसमें भी प्रश्न उत्तर नहीं है, लेकिन मैं उस पाठ को पढ़ा के उसमें से कुछ प्रश्न उत्तर बना के निकालूंगी और आप लोगों को वो पाठ भी मैं इस चैप्टर के बाद पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों? तो घमंडी कौआ, ये जो कहानी है, इसमें एक कौआ और हंस दंपति का अर्थ होता है पति पत्नी का जोड़ा। तो ये उसकी कहानी है जिसमें कौवे को ज्ञान था कि हंस जो है हंस और हंसनी सिर्फ पानी में, तालाब में रह सकते हैं, वो ज्यादा उड़ नहीं सकते हैं। और जब इसी टॉपिक पे, इसी विषय पर उन लोगों के बीच चर्चा हुई और जब ये लोग, कौआ ने कहा कि तुम इतनी अधिक नहीं उड़ सकते हो, तो क्या हुआ कि उन लोगों ने उड़ने की रेस लगाई, होड़ लगाई। कौआ कहा कि चलो हम भी उड़ते हैं और तुम लोग भी उड़ो, देखते हैं कौन जीतता है। स्वाभाविक है कि मैं ही जीतूंगा। उसे अपने पे बहुत घमंड था कौवे को। तो हंस हंसनी लोग उसको ज्यादा कुछ नहीं बोले और रेस लगाए। तो फिर क्या होता है आगे हम कहानी में पढ़ेंगे। ये बहुत ही रोचक कहानी है, हमें बहुत ही आनंद आएगा। पाठ को पढ़ने के पहले हम इसमें आए हुए कुछ शब्दार्थ को पढ़ लेते हैं। अगर इन शब्दार्थ की हमें जानकारी होगी तो पाठ को समझने में हमें आसान होगा। ये आप लोगों को किताब में भी दिया हुआ है और यहाँ मैंने भी लिख दिया है। इन सभी को आप लोग पाठ 4 घमंडी कौआ इस तरह से हेडिंग देंगे। एक पृष्ठ पे आप लोग शब्दार्थ हेडिंग देके ये 8 आप लोग उसमें शब्दार्थ सुंदर से लिखेंगे। पहला है दंपति। मैंने बताया ये कहानी कौवे और हंस दंपति की है। तो दंपति का अर्थ क्या होता है? पति पत्नी का जोड़ा। पेयर जो होता है, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। दूसरा है जल पक्षी। जल पक्षी नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जल में रहने वाला पक्षी। यहाँ देख रहे हैं हम, क्या लिखा हुआ है? पानी में रहने वाली पक्षी। जल में जो रहने वाले पक्षी होते हैं उसको हम जल पक्षी कहते हैं। मग्न। मग्न मतलब डूबा हुआ, किसी भी काम में डूबा हुआ, किसी भी सोच में डूबा हुआ। मग्न का अर्थ होता है डूबा हुआ। चौथा है हमारा आकर्षित। आकर्षित मतलब खींचना। कोई भी अच्छी चीज हो, कोई भी सुंदर चीज हो, वो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो ये आकर्षित का अर्थ क्या हुआ? ये आकर्षित का अर्थ हुआ खींचना, हमें वो खींचती है अपनी ओर। पांचवा है बुद्धिमान। बुद्धिमान का अर्थ होता है अक्लमंद, इंटेलिजेंट, है ना? बुद्धिमान का अर्थ होता है अक्लमंद। गति का अर्थ होता है चाल। हर कोई चलता है, कोई भी गाड़ी चलती है, सबकी अपनी अपनी गति होती है। तो इस गति को क्या कहते हैं? चाल। उसके बाद है हमारा 7वां दुर्दशा। दुर्दशा का अर्थ होता है बुरी दशा, बुरी हालत, है ना? किसी की बहुत दुर्दशा हो गई, इसका अर्थ क्या हुआ? उसकी बहुत बुरी हालत हो गई। शेखी। 8वां हमारा सेखी।
सेखी बगाड़ना हम लोग कहते हैं, मुहावरों की तरह इसका उपयोग करते हैं सेखी। तो यह सेखी का अर्थ क्या होता है? झूठी शान। अपनी झूठी शान के चलते लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सेखी इसको बोलते हैं, सेखी बगाड़ना। तो सेखी का अर्थ क्या होता है? झूठी शान। तो ये तो हमारा हो गया पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ। अब हम यहाँ नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालेंगे कठिन शब्द, और कुछ कठिन शब्दों को लिखेंगे। इसका प्रयोग हम लोग बार बार लिख के करेंगे, और जब भी श्रुति लेख करवाया जाता है क्लास में, तो इन सभी शब्दों को शुद्ध शुद्ध लिखना होता है ना। हम लोग कक्षा में कैसे पढ़ते थे, इसी तरह ना। तो ये कठिन शब्द भी हम लिखेंगे। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप लोग अपनी फेयर कॉपी में हेडिंग डालिएगा कठिन शब्द और इसको लिखिएगा। दंपति, अटखेलियां, क्रीड़ा। क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल। उसके बाद है बेतुकी। बेतुकी का अर्थ होता है फालतू की बातें। बहुत कोई को आदत होती है बेतुकी बातें करने की। बेतुकी, आकर्षित, ये सभी हम लोगों को शुद्ध से लिखना आना चाहिए। मूर्खता, शाबाश। जब कोई बहुत अच्छा कार्य करता है तो उसको हम लोग शाबाशी देते हैं, शाबाश। दुर्दशा, टापू। टापू ऐसा स्थान जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। घमंडी, घमंडी जिसको अपने आप पे बहुत घमंड हो, घमंडी। तो ये 10 हमारे कठिन शब्द हैं, इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं कहानी की ओर। किसी तालाब में एक हंस दंपति रहता था। यहाँ एक तालाब है जिसमें हंस दंपति रहते थे, हंस और हंसनी रहते थे। तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठा कौवा। वहीं तालाब के किनारे एक पेड़ था जिसपे कौन बैठा करता था? कौवा। तो वहीं तालाब के किनारे पेड़ पर बैठा एक कौवा रोजाना हंस दंपति को पानी में अटखेलियां करते हुए देखा करता था। अटखेलियां करते हुए देखता था, यानी कि वो लोग जल क्रीड़ा करते थे, जल में तैरते थे, अटखेलियां करते थे, ये सारे कार्य करते थे। तो ये सब कौन देखता था? तालाब में एक किनारे पेड़ था, वहां एक कौवा बैठा करता था। वह इन हंस दंपतियों को ये सब अटखेलियां करते रोजाना देखा करता था। तालाब में तरह तरह के जल पक्षी रहते थे। जल पक्षी का अर्थ मैंने बताया ना, पानी में रहने वाले पक्षी। तो तालाब में तरह तरह के, माने बहुत तरह के जल पक्षी रहते थे। जरा सी आहट होती थी तो वो क्या हो जाते थे? उड़ जाते थे, चौंक कर उड़ जाते थे। आसमान में कुछ देर तक चक्कर लगाकर फिर अपनी जल क्रीड़ा में मग्न हो जाते थे। जरा सी आहट होने पे उड़ जाते, आकाश में क्या करते? फिर घूमते फिरते, चक्कर लगाते और फिर वापस आके पानी में जल क्रीड़ा में मग्न हो जाते। मग्न का अर्थ है डूब जाना, मतलब कि उसमें एकदम डूब जाते थे, जल क्रीड़ा करते थे तालाब में। कौवा जब भी देखता हंस दंपति को पानी में ही पाता था। तो ये तो बात हुई बाकी जल पक्षियों की, जो आहट होने पे उड़ जाते थे और फिर वापस आके पानी में जल क्रीड़ा करते थे। लेकिन हंस दंपति को कौवा क्या देखता था? हमेशा पानी में ही उसको देखता था। जब भी देखता दोनों पानी में ही रहते थे। एक दिन कौवे से रहा नहीं गया, वह समीप जाकर बोला। कौवा ये सब डेली देखता था, एक दिन वो ठान लिया कि हम इनसे जाके पूछेंगे, उससे रहा नहीं गया और हंस दंपति के समीप गया, यानी कि उसके नजदीक गया और बोला
क्या तुम जल पक्षी नहीं हो? उसने प्रश्न किया हंस दंपत्ति से। किसने? कौवे ने कहा कि क्या तुम क्या तुम जल पक्षी नहीं हो? भाई जल पक्षी ही समझ लो, हंसनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जब कौवे ने यह प्रश्न किया कि क्या तुम जल पक्षी नहीं हो, तो हंसनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जल पक्षी ही समझ लो। तुम हमेशा तैरते रहते हो, क्या तुम्हारे पंख नहीं हैं? कौवा ने अधीरता से पूछा। कौवा बाकी सब पक्षियों को, जल पक्षी को उड़ते हुए देखता था और इन्हें उड़ते हुए कभी नहीं देखता था। तो कौवे ने पूछा हंस दंपत्ति से कि तुम तो हमेशा तैरते ही रहते हो, मैंने तुम्हें कभी उड़ते हुए नहीं देखा, क्या तुम्हारे पंख नहीं हैं? हंस बोला। तो इस पे हंस ने जवाब दिया, बिना पंख के जल पक्षी कैसा? जब पक्षी है तो जाहिर सी बात है पंख होंगे ही। तो इसीलिए हंस ने कहा, बिना पंख के जल पक्षी कैसा? तुमने हमें उड़ते हुए नहीं देखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उड़ना नहीं आता। तो हंस को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, कौवा इस तरह से पूछ रहा था। तो हंस ने कहा कि बिना पंख के जल पक्षी कैसा? अगर तुमने मुझे उड़ते हुए नहीं देखा तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उड़ नहीं सकते हैं। यह कहकर हंस आकाश की ओर देखते हुए सोचने लगा कि कौवा उन लोगों के समान है जो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझते। हंस थोड़ी देर आकाश की ओर देखा और सोचने लगा कि कौवा किनके समान है? कौवा उन लोगों के समान है जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। मतलब कि कौवा समझता है कि हम ही को सिर्फ उड़ने आता है और इन लोगों को उड़ने नहीं आता है। अचानक कौवे को तालाब के किनारे मरी हुई मछली दिखाई दी। अचानक मतलब एकाएक। एकाएक क्या हुआ? कौवे को क्या, तालाब के किनारे एक मरी हुई मछली दिखाई दी। वह मछली को चोंच में दबाकर ले उड़ा और पेड़ की डाल पर बैठकर खाने लगा। जब हंस दंपत्ति से ये सब बातें हो गई तो अचानक कौवे को क्या हुआ, एक मछली तालाब के किनारे दिखा, वो उसको अपनी चोंच में लिया और पेड़ पर ऊपर जाके बैठ गया और उसको खाने लगा। हंस दंपत्ति बातें करते हुए जल क्रीड़ा में मग्न था। हंस दंपत्ति यानी कि हंस और हंसनी जो थे वो जल क्रीड़ा कर रहे थे और उसमें मग्न हो गए। मछली खाकर कौवा कांव कांव करते मंडराता हुआ उनके पास इधर उधर की बातें करने लगा। कौवा जो मछली ले गया था उसने उसको खा लिया और फिर हंस दंपत्ति के इधर उधर आकर मंडराने लगा, कांव कांव करने लगा। वे उसकी बातें कुछ देर तक तो सुनते रहे, फिर उन्होंने उसकी बेतुकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कौवा चारों ओर मंडरा रहा था और कुछ कुछ बेतुकी बातें भी बोल रहा था। तो हंस दंपत्ति ने क्या किया, उनकी बातों पर, कौवे की बात पर ध्यान नहीं दिया और कुछ देर तो सुना, फिर उसको ध्यान नहीं दिया उनकी बेतुकी बात पे। कौवे की बेतुकी बात पे हंस हंसी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अपने जल क्रीड़ा में वे मगन रहे। लेकिन कौवे ने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आसमान में तरह तरह की कलाबाजियां दिखाने लगा। कौवा जो था हंस दंपत्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए यानी कि अपनी ओर खींचने के लिए क्या किया, आकाश में तरह तरह की कलाबाजियां, कभी इधर से कभी उधर उड़ना, चारों ओर मंडराना, ये सब काम वो करने लगा। कभी पेड़ पर जा बैठता तो कभी पेड़ से उड़कर हवा में तरह तरह की करतब दिखाता। कभी हवा में जाता, कभी पेड़ पे बैठता, कभी करतब दिखाता। इस तरह से क्या कर रहा था, वो हंस और हंसनी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। कभी उसके ऊपर सर से गुजरता, कभी जोर जोर से कांव कांव करता। यहाँ देखिए, अब वो कौवा जो उनको परेशान कर रहा था, कांव कांव की आवाज निकाला था, सर के ऊपर सर से निकल रहा था। उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे कह रहा हो कि जिस तरह मैं उड़ सकता हूँ वैसे तुम नहीं उड़ सकते। मतलब कि वो अपने जो कलाबाजियां करतब से वो यह साबित करना चाहता था कि मैं जितना अच्छा उड़ रहा हूँ, कलाबाजियां कर रहा हूँ, वैसा तुम लोग कभी नहीं कर सकते हो। उसकी हर हरकत से क्या प्रकट हो रहा था, मूर्खता और घमंड। वो पूरा लग रहा था कि एकदम घमंड से चूर है
और ऐसे कलाबाजियां कर दिखा के वो सिर्फ अपनी मूर्खता को प्रकट कर रहा था। तो बच्चों, अब आगे की कहानी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग हिंदी की फेयर कॉपी में ये शब्दार्थ और कठिन शब्द को लिख लेंगे। कहानी घर में भी आप लोग पढ़ेंगे एक बार। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।